हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज हम शॉक का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था। पार्ट 2 देखने से पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पार्ट 1 ज़रूर देखें और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। तो आप पार्ट 2 को समझने से पहले आपके लिए पार्ट 1 समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने एक शॉक का ओवरव्यू डिस्कस किया है और बॉडी शॉक के रिस्पॉन्स में कैसे कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म शो करती है, कैसे उसके लिए रिस्पॉन्स करती है, उसके बारे में हमने पार्ट 1 में क्लियरली डिस्कस किया है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो शॉक के पार्ट 2 को समझने से पहले अगर आप शॉक के पार्ट 1 को समझेंगे तो आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके तो शॉक के पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ शॉक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। शॉक के पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ शॉक डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ शॉक, 4 टाइप के शॉक्स होते हैं मेनली। फर्स्ट इज़ हाइपोवोलेमिक शॉक, सेकेंड इज़ कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, फोर्थ इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के 3 सब टाइप होते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपो का मतलब होता है लो, वॉल रेफर्स टू वॉल्यूम एंड एमिक रेफर्स टू ब्लड। तो क्लियरली नाम से समझ आता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब वो शॉक जो कि ब्लड लॉस की वजह से या ब्लड के वॉल्यूम कम होने की वजह से रिजल्ट करता है, उसे हम हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन, अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रिजल्टेड बाय द लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड ड्यू टू विच हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी। एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो कि ब्लड लॉस की वजह से रिज़ल्ट करती है या बॉडी फ्लूइड के लॉस की वजह से रिज़ल्ट, और ब्लड का वॉल्यूम कम होने की वजह से हार्ट प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता बॉडी में, जितनी बॉडी को ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। अब हम देखेंगे कॉजेस में आता है एक्सटर्नल ब्लड लॉस, जो कि ट्रॉमा या इंजरी की वजह से हो सकता है। अगर कोई घाव लग गया या कोई चोट लग गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है वो रिज़ल्ट कर सकती है हाइपोवोलेमिक शॉक को। नेक्स्ट है इंटरनल ब्लड लॉस। इंटरनल ब्लड लॉस कैसे हो सकता है कि अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई है और इंटरनल हैमरेज हो गया है तो उस वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है यूट्रस के अलावा कहीं और फीटस का इम्प्लांट हो जाना या एम्ब्रियो का इम्प्लांट हो जाना, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फेलोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और विच कैन रिजल्ट इनटू हाइपोवोलेमिक शॉक। जीआई ब्लीडिंग, और एक और कंडीशन होती है जिसे हम पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं, डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, उसकी वजह से भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लूइड लॉस। अगर ब्लड लॉस नहीं हुआ है और फ्लूइड लॉस हुआ है जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस है जिनकी वजह से फ्लूइड लॉस होता है, जैसे कि मेजर बर्न, वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन। अगर कोई बहुत स्कॉचिंग हीट में या एक्सट्रीम हीट में या डेजर्ट में चले गए हैं, बहुत लंबे समय तक हाइड्रेट नहीं किया है और हाइकिंग या ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है और वो भी शॉक को रिजल्ट कर सकता है। असाइटिस या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स की वजह से भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। जो भी पॉजिटिव फैक्टर हमने डिस्कस किए उनकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम अल्टीमेटली कम हो जाता है। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो प्रीलोड कम होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। प्रीलोड का मतलब होता है हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले
फिल नहीं हो पा रही है, बॉडी में कम है ब्लड, वॉल्यूम कम है ब्लड, तो फिल भी कम होगा इन द राइट साइड। दोनों वीना केवा से जब ब्लड राइट साइड में आएगी, फिर वो जाके फिल्टर होगी लंग से और फिर वापस लेफ़्ट साइड में आएगी और फिर अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स में आएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर वो ब्लड पंप करेगा। पर प्रीलोड कम हो रहा है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम ही कम फिल हो रहा है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा और कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। जब बॉडी में ये सारी चेंजेस होंगी, कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो हमारी बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करेगी, जो कि हमने शॉक के पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि कंपेंसेशन बॉडी कैसे करती है। तो जब कंपेंसेशन करेगी तो वो हार्ट रेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्किन पेल दिखेगी ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन होगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा ताकि ब्लड फ्लो को वो मेंटेन कर सके, वास्कुलर रेजिस्टेंस को वो मेंटेन कर सके, और लो यूरिन आउटपुट होगा क्योंकि पिट्यूटरी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सेक्रीशन करेगी, जो कि बॉडी से कम फ्लूइड बाहर जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। अगर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में ट्रीटमेंट नहीं मिला और ये प्रोग्रेस करती है, अगर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में ट्रीटमेंट मिल जाता है तो बॉडी रिकवर करने लगती है। अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इट कैन अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ और नेक्रोसिस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, विच विल लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर अगर होता है और उसे भी प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए तो इट कैन लीड टू डेथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन टू रूल आउट कि ब्लीडिंग कैसे हुई या फ्लूइड लॉस कैसे हुआ, और उसके अलावा क्या क्या साइंस दिख रहे हैं जो कि शॉक को इंडिकेट करते हैं। लैक्टेट लेवल्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो लैक्टेट का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है बॉडी में और शॉक हो सकता है। नेक्स्ट सीबीसी देखेंगे टू रूल आउट कि कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट तो नहीं है, और उसके बाद आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल को चेक करेंगे टू इंश्योर सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन कितना है या बाइकार्बोनेट का सैचुरेशन कितना है, जिससे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस का पता लगाया जा सकता है। उसके लिए हम आर्टीरियल ब्लड गैस का लेवल चेक करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बेसिकली फोकस करता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने में या फ्लूइड लॉस को स्टॉप करने के लिए। तो ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, और फ्लूइड लॉस किसी भी तरह से हो रहा है तो उसको मैनेज करना ही जो सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो होता है। उसके बाद फ्लूइड को रिप्लेस करना, जो भी फ्लूइड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स। फिर सपोर्ट करेंगे और कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे बीपी को, और इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी और सिम्टोमेटिक थेरेपी दी जाती है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक का मतलब होता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हार्ट। तो ये जो शॉक है वो रीज़न है, वो उन सारे कारणों की वजह से होता है जो कि हार्ट से ओरिजिनेट करते हैं। Definition: An acute life-threatening physiological condition caused by the inability of heart to pump sufficient blood for the needs of body. हार्ट प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाती है बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से ये शॉक होता है, और इसका कारण जो कुछ भी होता है वो हार्ट से ही ओरिजिनेट करता है। हम देखेंगे किन किन कारणों से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। कॉजेज़: इश्यूज़ विथ फिलिंग,
फिलिंग अगर प्रॉपर नहीं हो रही है तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो उसमें आता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जिसमें कि वेंट्रिकल्स के वॉल थिक हो जाते हैं और प्रॉपरली वेंट्रिकल में ब्लड फिल नहीं हो पाता और अल्टीमेटली कम अमाउंट ऑफ ब्लड वो पंप कर पाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो सकता है या मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से होता है। कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट है वो एनलार्ज हो जाता है और बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पल्सेस प्रॉपरली पास होने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता, कॉन्ट्रैक्शन वीक रहती है, तो उस वजह से भी हो सकता है। या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन में इस्कीमिया की वजह से सेल डेथ हो जाती है। जब सेल डेथ हो जाती है तो हार्ट की मसल्स बहुत वीक रहती हैं और वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो उस वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कंडक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अगर साइनोएट्रियल ऐसे नोड से साइनोएट्रियल नोड से प्रॉपरली कंडक्शन एवी नोड तक नहीं पहुंच रहा है और एवी नोड से फिर कंडक्शन प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है, तो कंडक्शन की प्रॉब्लम की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन में या रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है तो उसके वजह से प्रॉपर अमाउंट में हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिसका एक क्लासिकल कंडीशन है एरिथमिया। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है या वॉल्वुलर डिसीज़ है, तो उस वजह से भी होता है और इसमें बैक फ्लो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा थ्रू टू द लंग्स, तो उस वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स, कार्डियोजेनिक शॉक के प्रॉब्लम्स दिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, वैसोकंस्ट्रिक्शन, कूल एंड क्लेमी स्किन। ये जो 3 सिम्टम्स हैं, टैकीकार्डिया, वेसोकंस्ट्रिक्शन और कोल्ड एंड क्लेमी स्किन, वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से ये 3 सिम्टम्स दिखते हैं। कार्डियोमेगाली, पल्मोनरी एडिमा और डिस्टेंडेड नेक वेन्स। तो कार्डियोमेगाली इज़ बेसिकली द एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, पल्मोनरी एडिमा इज़ swelling of the lungs and distended neck veins is प्रोमिनेंट हो जाना नेक वेन्स का और डिस्टेंट हो जाना नेक वेन्स का, उसको हम डिस्टेंडेड नेक वेन्स। ये जो सिम्टम्स हैं वो बैक फ्लो की वजह से, अगर बैकअप ऑफ ब्लड होता है तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स दिखते हैं, ये 3 सिम्टम्स दिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में लैक्टेट लेवल्स को चेक करते हैं, एबीजी रीडिंग देखते हैं, एबीजी एनालिसिस करते हैं, ट्रोपोनिन का प्रेजेंस चेक करते हैं ब्लड में। ट्रोपोनिन का प्रेजेंस होता है तो वो इंडिकेट करता है कि हार्ट डैमेज हुआ है। चेस्ट एक्सरे करते हैं, ईसीजी रीडिंग देखते हैं, ईको, सीवीपी और कार्डियक आउटपुट चेक करते हैं, जो कि बताता है जो कि डायग्नोस करने में हेल्प करता है करेक्ट प्रॉब्लम को। फिर ट्रीटमेंट फोकस करता है ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए, कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट और एरिथमिया को फिक्स करना। अगर एरिथमिया फिक्स होता है तो कंडक्शन की वजह से जो शॉक हो रहा है वो ट्रीट हो सकता है, नहीं तो जो भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम की वजह से हुआ है उसको करेक्ट करना। अगर एमआई हुआ है तो एमआई का ट्रीटमेंट करना, अगर कोई वॉल्वुलर डिसीज़ है तो उसको करेक्ट करना, अगर कोई डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, वेंट्रिकल्स के वॉल्स थिक हो गए हैं तो उसको मैनेज करना। जो भी कॉज है उसको ट्रीट करने से ये शॉक ठीक हो सकता है और साथ में जो भी फ्लूइड लॉस हुआ है उसके लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और कंटिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग करना है ताकि ये पता चल सके कि जो कंपेंसेटरी स्टेज है उससे पेशेंट प्रोग्रेसिव स्टेज में ना चला जाए।
सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोवोलेमिक शॉक एंड कार्डियोजेनिक शॉक. बाकी के शॉक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.